बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा मतीन। आज हम जिन खबरों पे बहस करेंगे, तबसरा करेंगे, उनमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट जो है वो कलअदम करार दिया है। ये एक्ट क्या है, इसमें क्या चीज़ें थीं और इसके कलअदम करार दिए जाने के बाद क्या मुस्लिम लीग नून को कुछ मुश्किलात का सामना है। कहा जा रहा है कि इस एक्ट के कलअदम करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में कुछ मुश्किलात हायल हो जाएंगी। इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं। फिर निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर आखिर क्या वजह है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ और रोज़ एक न एक बैठक हो रही है अपोजिशन लीडर की भी और वज़ीर आज़म की भी। अगरचे वज़ीर आज़म में कुछ इशारा और इंदिया दिया है कि उसका ऐलान कल कर दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनका कल ऐलान हो जाएगा और ये कोरा फाल किसके नाम निकलेगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, इस पर भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर साइफ़र का मतन सामने आ गया है। साइफ़र का मतन सामने आने के बाद ये सोशल मीडिया पे जब आया है तो उसका फ़ायदा किसको हुआ है, नुकसान किसको हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि साइफ़र के आने से इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिली है, चेयरमैन पीटीआई के बयानिए को तक़वियत मिली है। तो क्या ये वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है, उसका भी जायज़ा लेंगे। और आज बुशरा बीबी की डायरी के कुछ मुबैना तौर पर उनके कहा जा रहा है कि उनकी डायरी है और उनकी डायरी के कुछ ऐसे चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें मुबैना तौर पर यह बताया गया है, ये साबित होता है अगर वो डायरी उन्हीं की है कि वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल इमरान खान का, चेयरमैन पीटीआई का उन्हीं के हाथ में था और जैसे वो चाहती थी वो वैसे चला रही थी। इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं ख्वाजा मतीन साहब की तरफ। ख्वाजा मतीन साहब, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है इस हवाले से 19 जून को ये फ़ैसला महफूज किया गया और आज ये फ़ैसला आया एन उस टाइम जब एक हुकूमत घर को सुधार गई, तो क्या कहते हैं आप? जी अली साहब, ये टाइमिंग जो है ना, इस पे इस वक्त देखें आपको जो सोशल मीडिया सारा बड़ा पड़ा है कि 53 दिन आपने फ़ैसला महफूज रखा। उसकी कोई वजूहात वो तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ही बता सकते हैं, लेकिन इस पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि 53 दिन आपने फ़ैसला जो महफूज रखा और जो जुमे को रवायत चली आ रही है जुमे के रोज़ फ़ैसला आने की, वो भी इस वक्त जुमे के रोज़ ही ये जो आज खुद नोटिस नज़रसानी जो कानून है इन्होंने कलअदम करार दिया है। हाँ जी। तो इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि 53 दिन आपने इसको क्यों रखा। अब आते हैं फैसले के मेरिट पर। आपने 53 की बात की तो एक मैं आपको एक जुमला इसमें थोड़ा सा कर दूं। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज जो एक सोशल मीडिया पे एक बात की, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला ऐसे आया है जैसे वारदात कल यूज़ किया, ठीक है, वो सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसले वारदात बन जाए तो पाकिस्तानी अदलिया का आलमी इंडेक्स 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं रहती। चलो वो उनकी राय है, हम तो ज़ाहिर है इरफान सिद्दीकी साहब बड़े मोहतरम हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इसमें देखें आप कि जब पार्लिमान ही ख़त्म हो गई है, ठीक है, आपने ऐसे लगता है जैसे इसकी टाइमिंग का इंतखाब किया है, ठीक है। अब जो मुखालफिन हैं, जो पीडीएम की जमातें हैं जिन्होंने ये कानून लेकर आए थे कि, और इसमें आपको देखिए कि एक जायज़ बात भी लगती है कि आपने आज खुद नोटिस भी लिया अलवी साहब जी और उसका फ़ैसला भी सुना दिया और नज़रसानी अपील आई तो वो भी आपने खुद ही सुन ली। तो वो जो फरीक है उसके लिए जब आम अदालत, जैसे अभी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला आया है, हाँ जी, सेशन जज ने फैसला दिया है, बिल्कुल, अब ये हाई कोर्ट में चले जाएंगे। बिल्कुल सही। हाई कोर्ट के बाद उन पर सुप्रीम कोर्ट का राइट भी होगा और उसके बाद नज़रसानी अपील का हक भी होगा। अब जो ये फ़ैसला जो आज खुद नोटिस ही ले लिया आपने, जो भी साइल है या मुलज़म है या मुजरम है उसके आपने 3 हक खा गए। ये वैसे मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी डिबेट भी हो चुकी है। ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI से ताल्लुक़ है आपका, मरकज़ी रहनुमा है JUI के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, हमारी आवाज़? जनाब आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज मौजूद गुफ्तगू है आज का फ़ैसला जो जजमेंट को कल एक्ट को कलअदम करार दिया गया है, जो जजमेंट आई है, इस हवाले से आपका क्या फीडबैक है, क्या कहते हैं? देखिए, 2-3 बातें इसमें जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। पहली बात तो ये है कि आया पार्लियामान का कोई बनाया हुआ कानून जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। हाई कोर्ट भी एग्जामिन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी एग्जामिन कर सकता है आर्टिकल 8 के टचस्टोन पे, और अगर कोई इस्लामिक प्रोविजंस के अगेंस्ट उसको ऑफेंड कर रहा हो तो फिर शरीयत कोर्ट भी कर सकती है। इसमें तो कोई
शक व शुबा नहीं है। ठीक है। मगर जो 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 मामला इस हवाले से हैं, इस केस के हवाले से, इस पर्टिकुलर केस के हवाले से, कि इसमें शुरू से ही डिस्प्यूट जो है वो एक मौजूद था। सही। डिस्प्यूट पहला फॉर्मेशन ऑफ बेंच पे था, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ बेंच से मामला निकला, सुना गया और उसके बाद रिजर्व कर लिया गया ये जून के मिड में। फिर जून के मिड में इसको रिजर्व करने के बाद अगस्त के जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मिड में जो है इसको अनाउंस किया गया। सही। तो इसकी जो टाइमिंग है वो खासी रेलेवेंट बनती है, क्योंकि जिस कानून को एग्जामिन किया गया जिस पार्लियामान के, उस पार्लियामान का आधा हिस्सा जो है वो आज मौजूद नहीं रहा जिस वक्त इसको अनाउंसमेंट हुई है। 9 को कौमी असम्बली तालील हुई, 10 की जो है ना कार्ड लिस्ट में आ गया अनाउंसमेंट के लिए, 11 के लिए। तो ये चीज़ें जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब इस तरह की बात हो तो फिर इसके हमारे मुल्क में स्पेशली जो है वो लोग दूसरी तरफ भी सोचते हैं, नेगेटिवली भी सोचते हैं, और ये यकीनन ये सोचने का अमल जो है वो शुरू है और लोग इसको शायद इसको डिबेट में भी ले रहे होंगे। दूसरी बात इसके साथ ये है कि फिर जब आप किसी पार्लियामान के कानून को सेटिसाइड करने का इरादा रखते हैं, आपने जब सुन लिया था केस को 19 जून को जब इसको रिजर्व किया था, तो उसको एक ये हक तो यकीनन होना चाहिए था उस पार्लियामान को कि वो आपकी किसी ऑब्जर्वेशन को उसकी रोशनी में दोबारा उसको कोई कानून साजी कर सकता। सही। तो वो जब वो पार्लियामान का एक हिस्सा चला गया तो यकीनन जो है ना वो ये रेमेडी उससे चली गई कि वो आपके किसी फैसले के नतीजे में दोबारा जो है उसको दोबारा देख के दोबारा उस पर कोई फैसला कर सके। तो यहाँ पे भी जो है ना कहीं पे हार्ट बर्निंग होगी और इसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कोई पॉजिटिव नहीं होगा। सही है। तीसरी बात इसके कंटेंट्स पे है जी। कंटेंट्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो कंटेंट्स के हवाले से कि कौन सी ऐसी बात थी जो कोई फंडामेंटल राइट्स को जो है ना वो ऑफेंड कर रही थी। सही। तो जब आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर देखेंगे और कंटेंट को देखेंगे इस कानून के, तो ये यकीनन जो है ना यहाँ पे भी कुछ सवालात संजीदा पैदा हो जाएंगे। दुरुस्त है। चौथी बात इसमें ये हो सकती है कि जिसके इख्तियारात के हवाले से जो मामला, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, सही, तो क्या अगर कोई मामला जो है वो कोई मेरे से मुतल्लिक हो तो उस मेरे से मुतल्लिक मामले में मुझे खुद कहीं पे बैठना चाहिए, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात जो है ये भी डिबेट होगी। तो हमारी अदालतें जो है वो हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं पे जो है ना वो उनको इस तरह की बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि उनका एहतराम कहीं पे मुतासर ना हो, लोग अपनी सोचों में भी जो है ना कभी उनके बारे में कोई मनफी बात ना लाएं। दुरुस्त है। अच्छा, ये आपको लगता है, ये आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने इसका एक अदालती अंदाज में एक कानून के तकाज़ों के हवाले से इसका आपने मुहाकमा किया, बड़ा खूबसूरत। वैसे अब थोड़ा सा हम सियासी अगर अंदाज में समझने की कोशिश करें, एक आम टीवी के नाज़िर के हवाले से या एक आम जो बंदा है, एक स्टूडेंट है जो सियासी, तो एक ये इम्प्रेशन भी लिया जा रहा है और जितना शिद्दत से एक रिएक्शन फौरी तौर पर आया, हमने देखा इरफान सिद्दीकी साहब ने इसको कहा कि एक वारदात बन जाए तो पाकिस्तान का 130वां नंबर आना अदलिया का आलमी इंडेक्स पे हैरत की बात नहीं है, और उसने जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि ये जजमेंट को गैर आईनी और कालादम करार देना पार्लियामेंट की तौहीन है, और इसी तरह के रिएक्शन आए। तो क्या इसके आने के बाद नवाज़ शरीफ साहब की मुमकिना वापसी के रास्ते जो किसी हद तक बेहतर नज़र आ रहे थे, कुछ आसानी अगर कहीं थी, हालांकि वो नहीं आया अपने भाई के वज़ारत उज़्मा के दौर में, तो वो आपको मादूम होते दिखाई देते हैं कि अब उनकी वापसी के रास्ते बंद करने के लिए ये फ़ैसला इस तरह का कोई आया है? ये देखिए, उसमें कुछ ऐसे मामलात रिजर्व हैं जो कहीं ना कहीं पे जो है वो इस तरह का असर डाल सकते हैं। सही। वो चूंकि हम कोर्ट से मुतल्लिक लोग हैं, इसलिए बात करते हुए कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट से बाहर भी कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात कह भी दें और किसी की इज्जत एहतराम भी मुतासर ना हो। बिल्कुल सही। इसमें मुमकिन हो सकता है, ये कहा जा सकता है, एक तरफ से एक आर्गूमेंट ये आ सकता है कि ये जो कानून साजी की गई थी ये पर्सन स्पेसिफिक थी,
ठीक है। तो ये बात मुमकिन तौर पे कहा जा सकती है। दुरुस्त ये है। मुमकिन तौर पे ये भी दूसरी तरफ से अगेंस्ट आर्गूमेंट आ सकता है कि जी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी, सही है। और ये बात डिबेटेबल होगी। ठीक है। मगर स्टिल जो है ना, वो कौन सा ऐसा कंटेंट है उसका, एक देखिए आपकी पार्लियामान ने एक कानून बनाया है, और कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसमें किसी का फंडामेंटल कोई राइट अफेंड हो रहा है। नवाज शरीफ वाला मामला, चले अगर फर्ज कर लीजिए ये कहा जाए कि वो पर्सन स्पेसिफिक है, तो नवाज शरीफ के साथ कौन सा इंसाफ उस जमाने में हुआ था। उसका एक फंडामेंटल राइट जो है ना वो ले लिया गया है। ठीक है। यानी उसको वो वोट तो दे सकते हैं मगर वोट ले नहीं सकते कभी भी। ठीक है। तो जब किसी का फंडामेंट, और वो भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी जब तक वो जिंदा है, सही। और वो उसको अगर कहीं पे भी जो ना वो उसके लिए कोई रेमेडी लेने की कोशिश की जाए, और वहीं से जो जहाँ से दर्द मिला है वहीं से उसके जो है ना मजीद दर्द देना शुरू हो जाए दवा देने की बजाय, तो फिर यकीनन जो है ना वो गिला शिकवा होगा। और जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने या जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ कहा, तो मेरी तो जुर्रत नहीं है कि इतने सख्त अल्फाज कहूँ, मगर कहीं ना कहीं से फिर इतने सख्त या इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको दोबारा हम आपके वही अदालती और कानूनी पैराए की तरफ चले जाते हैं। अब ये जजमेंट कल अदम करार दे दी गई, इसके बाद आगे आईनी कानूनी रास्ता क्या है? एक बनाया गया जी, चलें जी, पर्सनल स्पेसिफिक किसी के फ़ायदे, किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया या जो भी किया गया, अब ये कल अदम हो गया है। इससे आगे आप बतौर आईनी माहिर के, कानूनी माहिर के, कानूनदान के क्या समझते हैं कि इससे अगला रास्ता अब क्या होगा? नून लीग या बाकी लोग इसमें क्या रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर फिर कोई रिव्यू की दरख्वास्त दी जा सकती है या नहीं, या कोई ऐसा कोई रास्ता है? देखिए, एक तो अगर ये नवाज शरीफ वाला मामला सिर्फ उनके आपके सामने हो, तो वो उसमें इलेक्शन एक्ट में भी जो है ना वो तरमीम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से या क्वालिफिकेशन के जो उसमें हवाले से जो है ना वो तरमीम कर दी गई है। जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको डिस्क्वालिफिकेशन को जो है उसमें वहाँ पे 5 years मैक्सिमम वो वाला ऐड कर दिया गया है, और वो कानून बन चुका है। यकीनन वो भी चैलेंज होगा, मगर यहाँ पे फिर जो है ना इसका यूज इस तरह से होगा, या जो काउंटर आर्गूमेंट आएगा वो कहेंगे कि जी चूंकि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 63 को जो है ना इंटरप्रेट किया था, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो आर्टिकल है वो आप अमेंड नहीं करते, उस वक्त तक जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। तो ये डिस्प्यूट जो है ये मुसलसल अब तक रहेगा। सवाल इस वक्त सिर्फ इतना है कि एक शख्स का ऐसा हक आपने जिंदगी भर के लिए ले लिया हुआ है जो उसको दस्तूर गारंटी करता है, उसका फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट को जो है आपने ऐसे चैप्टर ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन से ले लिया हुआ है जिसके सामने नहीं लिखा हुआ था कि वो 1 दिन की डिस्क्वालिफिकेशन है, 1 साल की है या 100 साल की है। सही। तो ये मामला जो है ये इस हवाले से ये जिंदा रहेगा, और उसमें इस फैसले की आपने पूछा कि रेमेडी क्या है, इस फैसले के अगेंस्ट रेमेडी जो है ना रिव्यू फाइल हो सकता है। रिव्यू सेनेटर कोई भी जा सकता है, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है इस मामले में जो है ना वो एक स्टेक होल्डर था। इसमें स्पीकर जा सकता है, क्योंकि वो भी जो है ना वो एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर है, और स्पीकर जो है ना वो अगली असम्बली आने तक जो है ना वो ऑफिस जिंदा रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये मौजूद रहेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी ख्वाजा मतीन साहब, ओवरऑल आप सम अप करने के लिए हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपने सारा तजिया सुना, आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, इसमें जो है ना कानूनी माहिरीन वो 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ के केस के हवाले से स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, और जो जंगीर तरीन साहब का केस है, ये दोनों केसेस हैं। वो कह रहे हैं, एक जो मकतबा फ़िक्र है जो कानून के एक तालिब इल्म हैं, वो कहते हैं कि इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ रिव्यू भी फ़ाइल कर लिया, वो आखिरी हक भी इस्तेमाल कर लिया था उन्होंने। ठीक है, इसलिए उन्होंने रिव्यू में एक और रिव्यू में तो नहीं जाना था ना, इसलिए उनकी अब मसला है सज़ा कि उनकी ताहयात नहली है या 5 साल के लिए। इसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने जो नहली की मुद्दत ही 5 साल मुकर्रर कर दी है। लेकिन जैसे कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने इशारा किया कि यह डिस्प्यूट एक रहेगा। दूसरी तरफ जो एक मकतबा फ़िक्र है वो इसको नहीं मान रहा कि ये जनाब इसको आप आइन में तरमीम करनी चाहिए थी, एक्ट में नहीं करनी चाहिए थी, कानून तब्दील करना चाहिए था।
अब ये मामला, अब अगली पार्लियामेंट जब तक नहीं आती उस वक्त तक तो ये मामला ही लटक गया है ना। सही। इसीलिए तो अदलिया के फैसले पर जो मुखालफिन हैं, जो PDM की जमातें हैं, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून है, वो सवालात उठा रहे हैं। और अदलिया के हवाले से आपने देखा कि वो सख्त ज़बान भी देखने में नज़र आ रही है। लेकिन अब तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, पार्लियामान ही ख़त्म हो गई है। सही तो अब किसने क्या करना है? अब पार्लियामान में आप तरमीम कर सकते थे, उसको और बेहतर कर सकते थे, नहीं, लेकिन जिस वो पर कह रहे सवालात हैं उठाए कि गए हैं। जो स्पीकर थे वो तो जा सकते हैं ना इसमें, अब देखें पार्लियामान रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते वो इसी में रिव्यू होगा ना। अब नहीं इसमें कोई इसको बेहतर नहीं कर सकते, इसको कानून को मज़ीद बेहतर करके दोबारा पार्लियामान में पास नहीं करवा सकते, कोई और बिल नहीं पास करवा सकते। अब तो ये इख्तियार, अब जो भी गुफ्तगू होगी इसी पर होगी। जो रिव्यू एक्ट है, जो अज़ खुद नोटिस नज़रसानी जो केस है, इसके हवाले से हो सकती है ना मज़ीद चीज़ें। पार्लियामेंट मौजूद होती तो उस पर नई कानून साजी भी कर सकती थी। अब तो नई कानून साजी का तो इख्तियार ही ख़त्म हो गया। अब तो नई पार्लियामेंट जब तक नहीं आती तो ये तो मखमसे में रहेगा। मैं नहीं समझता अब तो ये मामला खटाई में पड़ गया। अब तो इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। सही है, मामला खटाई में पड़ गया और एक लंबा जब मामला तक हो नई गया। पार्लियामेंट वजूद में नहीं आती, ठीक हो गया। हाँ, तो वही नई कानून साजी कर सकती नई थी। कोई कानून अभी साजी इसमें हो में नज़रसानी क्या करेंगे? जो इसी बेंच ने इसको कलअदम करार दे दिया है, तो अब नई इन पे नज़रसानी भी उन्होंने करनी है। उन्होंने करनी है। ये इसीलिए तो ये कानून पास कराया गया था। इसमें यह था अलवी साहब हमें कि ब्रेक जब की तरफ जाना है। नज़रसानी की तरफ जाएंगे ना, तो नज़रसानी कौन सुनेगा? वही बेंच होगा और उसमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। तादाद पे बड़ा शोर रहा, हमने कितने प्रोग्राम्स और किए, उस आप वक्त बड़ा अपने हार्ड चैप्टर था ये। वकला भी तब्दील कर सकेंगे, ऐसे यही ही, तो था। यही मामला आप उसी में अपील में जाएंगे, आप ऐसे ही। उसमें ना वकील तब्दील कर चलें, सकते बहरहाल हैं। जो भी हुई है बड़ी बारीक और बड़ा ज़बरदस्त। बहरहाल वो ज़ाहिर है कि हम बड़े मोहतात अंदाज में यही तजिया कर सकते हैं कि एक जजमेंट आई है, एक जजमेंट के हवाले से इसमें वो रिव्यू को कलअदम करार दे दिया गया है। इसके क्या सियासी असरात होंगे वो आने वाले दिनों में बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि हर शख्स ये पूछ रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। बहुत सारे लोग निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार भी बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम का सवाल ये है कि आखिर ये इख्तिदार का हुमा किसके सर पे बैठेगा। और ख्वाजा मतीन साहब से पूछते हैं कि ख्वाजा साहब, आपकी इतलात के मुताबिक क्या वजह है अभी तक फ़ैसला नहीं हो रहा? समझ नहीं आ रही वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर को मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, फ़ैसला नहीं हो रहा। बल्कि अब तो लतीफ़ा बन गया कि दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन वज़ीर आज़म आ रहा है। इत्तेफाक नहीं हो रहा या असल बात कुछ और है? अभी साहब देखें, इस बार जो मामला निगरान वज़ीर आज़म का है ना, वो तो खासा जो ना मखमसे का शिकार होता नज़र आ रहा है। अब मार्केट में नाम आते हैं, TV चैनल पर उनकी तस्वीर भी चलती हैं, तो फिर एक नया नाम सामने आ जाता है। तो इससे पहले तो इस तरह का मामला नहीं हुआ। अब तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं भी नाम किधर है। तो सूरत हाल तो इस तरह की हो गई है, बड़ा लंबा हो गया। लेकिन आज जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक TV इंटरव्यू में कहा है कि आज रात तक या कल तक जो निगरान वज़ीर आज़म है इसका फ़ैसला आ जाएगा, हो जाएगा। अब तो कहा तो ये जा रहा है। अब ये जो है हुमा जो इक़्तिदार का किसके सर बैठता है, ये तो जब तक फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक तो सारी मेरे ख्याल में क्या सराइयाँ हैं। दुरुस्त है। लेकिन मुझे एक बड़े बाखबर ज़रिए ने बताया है, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, आपको पता आजकल ज़रिए भी धोखा दे रहे हैं। हाँ, ज़रिए भी धोखेबाज है। तो वो जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको तो कोई सरकारी प्रोटोकॉल वो भी मिलना शुरू हो गया है। तो इस तरह की बातें तो सुन रहे हैं हम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको बड़े वसूख से कहा जा सके कि ये नाम होगा। अभी ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे। ठीक है, आज रात इत्तेहादियों को भी बुलाया हुआ है वज़ीर आज़म ने, सारी इत्तेहादी जमातों के जो लीडर्स हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनको PM हाउस में बुलाया है। तो बात अब मंतकी नतीजे की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में TV चैनल ने ये जो दमा चौकड़ी मचा रखी थी, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई है आवाम में। लेकिन अब मामला मेरे ख्याल में 1-2 रोज़ में, 24 घंटों में, 48 घंटों में
ये हल की तरफ जा रहा है। किसी का न जिसका कुरान किसी का तो निकलेगा ना कुर्रा अलवी साहब। ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ, सही तो है। जिसने इंतखाबात करवाने, और ये मखमसा में जो नाम है ना, नाम के हवाले से क्या असर आई हैं, इस वाले से भी ज़्यादा हुई हैं कि ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर नहीं होंगे। जी। कोई इस तरह की खबर लेकर आता है जी 6 माह इंतखाबात नहीं होंगे, कोई कह रहा है कि साल इंतखाबात नहीं होंगे। तो फिर इस हवाले से जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री है ना, वो मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई है ऐसे ही है कि ये जो फिर 3 माह कानून साजी करके कुछ दिन पहले जितनी ताकत दी गई उसको, जो फैसले साजी में जो इख्तियार दिया गया निगरान वज़ीर आज़म को, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के खदशात तो जन्म लेते हैं अब ना। बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी नज़र जमाए बैठी है कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, जो मामला आगे मुल्क के कैसे चलेंगे। दुनिया भी देख रही होगी, IMF वाले भी देख रहे होंगे कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, तो उन्होंने भी उनके साथ काम करना है। और पूरे मुल्क में जो एक बेचैनी की सी कैफियत पैदा हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस मामले को हल हो जाना चाहिए। अवाम में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि कौन आ रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म, जो भी आए मुल्क के लिए बेहतर हो। उन लोगों को जो कोई रिलीफ तो फराम मुश्किल नज़र आता है, मज़ीद तंग ना करे, मज़ीद बोझ ना डाले, क्योंकि ये 16 माह जो PDM के भुगते हैं ना लोगों ने, उन लोगों के कानों से धुआं निकल गया है, धुआं निकल और गया। महंगाई की जो रेशो है वो लेकिन बहुत ज़्यादा वैसे बढ़ गई है। क्या आपको ये लगता है, फ़र्ज़ मफरूज़ा कायम कर लेते हैं जी कि नहीं होता इत्तेफाक अपोजिशन लीडर में और वज़ीर आज़म में, नहीं होता है किसी तो नाम फिर पे पार्लियामानी इत्तेफाक, कमेटी में जाएगा मामला, तो फिर उसके बाद तो पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन आखिरी कमीशन, फैसला इलेक्शन कमीशन, और फिर सुप्रीम जिस कोर्ट तरह के पास। जी, और फिर उसी तरह जिस तरह ये वज़ीर आला वाला हुआ था, पंजाब वाला मामला, और से सारे मामला जो हैं उस तरफ चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता इतना लंबा हो मामला, क्योंकि अपोजिशन लीडर भी उनका है और वज़ीर-ए-आज़म भी उनका है, और सारी तो जमातें तकरीबन साथ ही एक ही हैं, एक ही प्लेटफार्म पर एक ही तरफ खड़ी नज़र आती हैं, तो लंबा नहीं होना चाहिए। शायद ठीक हो गया, नहीं बिल्कुल लगता सही है मुझे कि लंबा जी, मामला बिल्कुल ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है कि जितना ज़्यादा लंबा होगा इतनी ज़्यादा क़यास आराइयाँ होंगी, और जितनी ज़्यादा क़यास आराइयाँ होंगी उसमें शकों व शुबात बढ़ेंगे, और सूरत हाल जो इतनी है, तो इसलिए बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दो अहम पेशरफ्त हुई दोनों दिनों में। एक दिन साइफ़र सामने आ गया कि जी ये साइफ़र है मुबैना तौर पर एक, और वो आया भी अमेरिका से सामने, और अगले दिन बुशरा बीबी की डायरी सामने आ गई। इन दोनों चीज़ों का भी कोई आपस में तालमेल है कि नहीं? साइफ़र सामने आया तो कहा जा रहा था कि चेयरमैन PTI का बयानिया मजबूत हो गया है, और बुशरा बीबी की डायरी आ गई है तो लगता है कि उसको काउंटर करने की कोशिश की गई। ये इल्ज़ामात हैं, बातें जो हो रही हैं। ख्वाजा मतीन साहब इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? इन चीज़ों का कोई आपस में, पहला तो सवाल ये है कि इन दोनों का कोई आपस में तालमेल है, ये आगे पीछे साथ साथ आए हैं दोनों? हो सकता है, क्यों नहीं। यहाँ तो कोई भी चीज़ आपको पता है कि बेवजह नहीं होती, शायद उनका उसका जवाब दिया गया हो। तो खान साहब जिस तरह कहते थे कि वो मेरे पास है चीज़, गुम हो गया है साइफ़र, ठीक है ना, तो जैसे ही वो गिरफ़्तार हुए तो वो जनाब पता चला कि किसी, अभी उसके मंदरजात पर तस्दीक नहीं हो रही कि वो दुरुस्त भी हैं नहीं दुरुस्त, उन्हीं के हैं कि नहीं, किन के हैं, वो उस पर तहकीकात कर रहा है। अभी आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस पर FIA तहकीकात कर रहा है कि ये जो अमेरिकन अखबार में जो साइफ़र की लीक होने की खबर छपी है, जो मंदरजात हैं उसके, वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही कहा कि अगर दुरुस्त हैं तो इससे बड़ा जुर्म बन जाता है, यानी कि लेकर चेयरमैन PTI घर गए हैं। निकलता इसका मतलब ये है कि वो अगर दुरुस्त है, तो मशरूत बात कर रहा हूँ, तो वो अगर लेकर गए हैं तो मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो आपने ऐसा करना है कि फिर अमेरिकन अखबार के हवाले कर देना, ये कर लें आप, ठीक है। तो इसका असल जो आपने इंट्रो में बात की थी, इसका इमरान खान की सियासत को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? आने वाले इलेक्शन में उसको कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? इससे देखें एस्टैब्लिशमेंट में और गुस्सा परवान चढ़ेगा, सीधी सी बात है। ये तो उनको चढ़ाने वाली बात है ना, इससे आप कैसे रिलीफ ले सकेंगे? पहले ही आप गुस्सा दिला कर, ठीक है, जलसा आम में बातें कर करके, और उनको यहाँ तक मामले को ले आए हैं
क्या आप अब अटक जेल में आराम फरमा रहे हैं, अब मजीद आप इसको कितना को मामले को बिगाड़ेंगे? एक बंदा मतलब जो सादिक अमीन के मनसब पे बराजमान किया गया था और वहाँ से अब हट गया है और फैसले के बाद, तो कहीं उसकी सदाकत को ये हौसला देने के लिए तो नहीं ये छुरली छोड़ी गई कि जनाब नहीं जनाब की बात सच्ची थी। मेरा कहने का सिर्फ इतना मामला है, उसको फ़ायदा हो नुकसान हो दोबारा वापस आए ना आए वो एक अलग मौजू है कि वो जो बात अब तक करता रहा है वो बंदा कि क्या अभी इस बात से उसको ये फ़ायदा होगा कि नहीं उसकी बात ठीक थी, ये साइफर नहीं है कह दिया, इसका जवाब दे ले फिर बुशरा बीबी की नहीं देखें, वो असल में वो तो तोशाखाना में ही उनकी इमानत दयानत जो है बेनकाब होगी, उसको तो सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया गया है ना। अगर उस सैफर के मामले को छोड़ भी दें तो ये तोशाखाना में तो वो अब सर्टिफाइड मुजरम है ना, चेयरमैन पीटीआई। बिल्कुल। तो अभी तो आपको पता है आज भी कोई 7-8 केसों की उनकी ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, अभी तो उनके केसेस सारे बिल्कुल करीब लगे हुए हैं सब, उनमें भी फैसले आना है। तो वो सादिक अमीन वाली बात पहले भी नहीं थी जब उन्हें करार दिया गया था मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से, तो जब आज भी एक जज ने उन्हें सर्टिफाइड चोर भी करार दिया है, तो ये बात नहीं थी। आते हैं अब जो ये बुशरा बीबी की डायरी में मुबैना तौर पर ये आज देखें ना, जीटीवी ने खबर ब्रेक किया है पर और फौज पर दबाव डालने के लिए बाकायदा हिदायत मौजूद हैं। ये बड़ी खौफनाक बात है, कोई मामूली बात नहीं। अब ये इस डायरी के जो मंदरजात हैं इसकी भी ज़री बात है, इसकी वेरीफाइड होगी, लेकिन अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई बुशरा बीबी की तरफ से। अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई ही उनकी डायरी है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है वो तो इस पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ये उनकी डायरी है। अब देखें उस डायरी में लिखा गया है कि फ़लाँ मामला होगा तो कौन कैसे अदलिया पर, कैसे हम अदलिया को कैसे दबाव में लाना है। हाँ जी। अच्छा, फिर है अगर ये मामला होगा तो फिर हमने फ़ौज को कैसे दबाव में लाना है, मीर जाफर और मीर सादिक क्या ये बयानियाँ करना है। अच्छा, फिर अगर हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाती है तो हुकूमत को कैसे ब्लैकमेल करना है। बीबी इतनी ज़हीन है, अल्लाह जाने। आप तो देखें वो खान साहब तो उनको कहा तो यही जाता था, हम किसी के घरेलू मामलात के बारे में बात तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कहा तो यही जाता है कि खान साहब उनसे पूछे बगैर नाश्ता नहीं करते, जनाजों पे भी नहीं जाते थे, वहाँ कहीं जाते नहीं, किसी के इलाके में पहाड़ी इलाकों में सफ़र वो ममनूर करार दे देते हैं अपने ऊपर। और जहाँ तमाम वो आना जाना, अंगूठी कौन सी पहननी, तस्बीह कौन सी हाथ में रखनी, ये सारी चीज़ें, तो ये बातें तो हम सुनते रहे हैं। लेकिन अब ये जो बातें आ रही हैं इसका मतलब है ये जो बुशरा बीबी हैं वो एक घरेलू खतून नहीं है, वो खान साहब के सियासी मामलात को भी वाच भी कर रही थी और डिक्टेट भी कर रही थी। इससे पहले जो ऑडियो लीक हुई थी आपको याद होगा, वो अरसलान बेटा वाली, अरसलान बेटा, हाँ, तो इससे लगता यही है कि वो उनका अमल दखल जो खान साहब के पॉलिटिकल मामलात में तो वो तो बड़ा साफ नज़र आता है। ये नहीं हुक्म बीबी का था, हाँ, अरसलान बेटा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे अमल दरामद करवाता था और फिर आगे माहौल लगता था, और वो जो गोल के गोल थे गालम गलोच ब्रिगेड था जो वो फिर शुरू हो जाता था, अपने मुकद्दस मुसल्ला इदारों को भी, पाक फ़ौज को भी रगड़ रहे हैं, अवाम को भी, सियासतदानों को भी, कोई जो क्रिटिसाइज़ करता है उसको भी गालम गलोच दे रहे हैं। तो ये सारा एक लाइन, ये तरतीब फिर से तो यही लग। आप देखें ना, अगर इस तरह की बातें, अभी तो ये एक ज़राए से ख़बर है ना, कल को इसकी तस्दीक हो जाती है, ये बुशरा बीबी ऑडियो लीक भी हुई आपने देखा, अब ये जो डायरी आई है इसके मंदरजात की भी तस्दीक हो जाती है, तो फिर तो कल को जो कानून का हाथ है वो बुशरा बीबी तक भी जा सकता है, कोई मामला और भी आगे जा सकता है। अभी तो कहने वाले तो अलवी साहब ये भी कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि कल कला बुशरा बीबी, कहने वाले कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह भी बन सकती हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ और सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। जी ये बात फिर अगर आप ये कर रहे हैं तो हम भी आपको एक खबर देते जाएं दादी जाते जाते। बिल्कुल दें। मुबैना तौर पर ये पता चला है कि पीटीआई के 3 लोग वादा माफ गवाह बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी में उनका मुतालबा शामिल था। वो बार बार कह रहे थे कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि आपने चेयरमैन पीटीआई का करना क्या है, आप उसको पकड़ के जेल में तो डालें ना, फिर हम सामने आएंगे। 3 बंदे जिसमें एक खातून और 2 मर्द शामिल हैं और पीटीआई के मेन स्ट्रीम लीडर थे। मैं अभी उनका नाम नहीं करता, किसी न अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, तीनों के नाम मुझे पता है। उनके साथ बातचीत हो गई है, बहुत सारे मामला क्लियर हो गए हैं, उन्होंने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। उनमें एक बंदा इशारतन मैं बता देता हूं कि जो भी बरसर इक़्तिदार आता है वो उनका कानूनी मुशीर भाग के बन जाता है।
एक वो बंदा है, एक खातून है जो किसी अच्छे जहाज़ में बैठ के कहीं आगे पीछे चली गई, उसको भी कुछ लोग मिले हैं, कुछ ससुरालिए, कुछ उसके हस्बैंड, किसी ने उसको समझाया है, तो उसने कहा मैं हाज़िर, बिल्कुल जनाब, मैं सारे मामलात बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कल अगर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई फिर बरसर इक़्तिदार आ गया तो हमारा कौन वाली वारिस बनेगा। तो पहले हमें बताया तो जाए कि उसका फ़ैसला क्या है। और एक और दोस्त हैं, वो बड़े करीब रहे हैं और इस ख़ानदान का भी हिस्सा, मालूमात के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि इस ख़ानदान का भी वो थोड़ा बहुत हिस्सा है। तो ये 3 लोग पीटीआई के मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और आने वाले वक्त में वो वादा माफ़ गवाह के तौर पर सामने आएंगे। अच्छा, मैं नाम लेता हूँ इशारतन, जो आपने इशारे किए हैं उसमें आप हाँ ना कह दीजिएगा। पहले नंबर पे बाबर अवान, बिल्कुल, फरहा गोगी की बात कर रहे हैं और जुल्फी बुखारी साहब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इन तीनों की बात मैंने आपका देखे नोट करा। जनाब ने, आपने तो जैसे पहली बुझा दी और तो बिल्कुल पहले ऐसे ही है कि ये तीनों नाम जो हैं ये हैं हमारे बाबसूख ज़रा ने हमें कहा है मुबैना तौर पर ये वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। और ये जब मामलात और ज़्यादा गंभीर होते होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सामने आना शुरू हो जाएंगे। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना के बाद।